MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो ये भारत की बात है। होगी देश की हर बात, दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। और दर्शकों, आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। लगातार आतंकी यूनिवर्सिटी का खुलासा तो हो रहा है, लेकिन आज आपको बताऊंगा मदरसे रडार पर आ गए जहां पर जिहादी सोच को पनपाया जा रहा है। लेकिन इन मदरसों पर योगी और फोर्स ने स्ट्राइक की तैयारी कर ली है। देखिए, हमें केवल मुल्ला और मौलवी जिसको केवल मजहबी शिक्षा लेनी है वे वहां तक जाए, लेकिन कठमुल्लापन की संस्कृति नहीं चलेगी। जितने भी आतंकवादी निकले हैं आज तक भी मदरसों से या फिर मस्जिद से, इसलिए ये मदरसे और मस्जिद दोनों ही तत्काल बंद देश में कर देने चाहिए। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में, और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है, कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठमुल्ला पर की ओर देश को ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता। सुन लिया दर्शकों आप, लेकिन कैसे स्ट्राइक हो रही है, आइए जरा मैं आपको बताता हूं। यहां आप देख रहे हैं दिल्ली धमाके का मदरसा कनेक्शन सामने आया। दर्शक, यूनिवर्सिटी तो आपने देखी, आतंकी डॉक्टर भी देख लिए, लेकिन अब मदरसा कनेक्शन क्या है आइए आपको दिखाता हूं। लेकिन पहले आप देखिए जरा कैसे एक्शन लिया जा रहा है। यूपी में मदरसे पर ATS ने शिकंजा कसा है। ये वो मदरसे हैं जो अवैध हैं, जो गैर मान्यता प्राप्त हैं, और इन मदरसों पर ATS ने शिकंजा कसा है। इनकी जांच पड़ताल तेज कर दी गई है। अब आपको बताता हूं दर्शकों, यहां जांच पड़ताल तेज हुई, वहां अवैध मदरसों पर बुलडोजर लगातार चल रहा है। आज से नहीं, पहले से बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। जो है वो बुलडोजर एक्शन किया जा सकता है। अब दर्शकों, इधर बुलडोजर और इधर देखिए आप, बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूं। सहारनपुर में छापेमारी और देवबंद में ATS ने इसी छापेमारी में एक MBBS छात्र को हिरासत में लिया है। ये आतंकी उमर का मददगार हो सकता है दर्शकों, उसको लेकर पूछताछ की जा रही है, उससे कनेक्शन सामने आया है। देखा दर्शकों आपने, देवबंद में, सहारनपुर में यह कार्रवाई की। और योगी आदित्यनाथ कहते रहे बच्चों को सुविधा देंगे, लेकिन अगर गलत शिक्षा दी तो उस पर एक्शन भी तगड़ा होगा। दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है, कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठमुल्ला पर की ओर देश को ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता। हिंदुस्तान के मदरसे में जिहाद की पाठशाला वाया अल फला, कनेक्शन जुड़ने लगा है, चैप्टर खुलने लगा है और योगी का बुलडोजर भी हरकत में आ चुका है। लखनऊ, कानपुर, सहारनपुर से जैसे ही आतंकी शाहीन का कनेक्शन जुड़ा, ATS हरकत में आ गई। सहारनपुर में छापेमारी शुरू हो गई और देवबंद से MBBS छात्र को हिरासत में ले लिया गया। तो दूसरी तरफ पूरे देश में मस्जिद, मदरसे और मुस्लिम यूनिवर्सिटीज के खिलाफ गुस्सा भड़क चुका है। अल फलाह के बाद मुस्लिम छात्रों के खिलाफ पूरे देश में हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है।
और हर तरफ से बस यही आवाज आ रही है, मदरसे मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर ताला लगा दो, आतंक की पाठशाला को बंद कर दो। देख लिया दर्शकों आपने कैसे ये लोग जहर फैला रहे हैं, लेकिन आज हर तरह के जहर से मैं पर्दा उठाने वाला हूं और ऐसा पर्दा उठेगा कि चौंक जाएंगे आप, हैरान रह जाएंगे। आइए जरा आपको बताता हूं पहले कैसे एक्शन लिया जा रहा है। पाकिस्तान के मदरसों में आतंक की ट्रेनिंग दी जाती है, दुनिया जानती है। पाक सरकार बच्चों को जिहादी पाठ पढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। वहां के मदरसों का एजेंडा खासकर कट्टरता पर फोकस रहता है। पाकिस्तान के मदरसों में काफिरों के खिलाफ हिंसा सिखाते हैं, लेकिन इधर कुछ इसी पैटर्न पर भारत के मदरसों की चर्चा भी हो रही है। दर्शकों आपको बता दूं, मैं मूव कीजिए से खुलासा हो चुका है, भारत के मदरसों में विदेशी फंडिंग होती है, जिसके खिलाफ यूपी और उत्तराखंड में अभियान चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के 300 से ज्यादा मदरसे सील या ध्वस्त कर दिए हैं। उत्तराखंड में 227 से ज्यादा अवैध मदरसों पर ताला लगा दिया है। असम में 1281 मदरसे हमेशा के लिए बंद कर दिए गए हैं। नेपाल बॉर्डर वाले इलाके में मदरसों पर एक्शन हो चुका है। एक बार फिर दिल्ली धमाके से मदरसे का कनेक्शन जुड़ने लगा है दर्शकों, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों की नजर भी मदरसों पर जाकर टिकी हुई है। यूपी के मंत्री रघुराज ने दावा किया है कि सभी मदरसे एक जैसे हैं और इन मदरसों को हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए। वहीं असम के सीएम हिमंता भी मदरसा बंद करने की मांग कर चुके हैं। अब आपको दिखाते हैं ग्राउंड जीरो से हमारी सहयोगी की रिपोर्ट। दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद उत्तर प्रदेश एटीएस लगातार सक्रिय है। यूपी एटीएस प्रयागराज ने लगभग 7 जिलों को नोटिस दिया है। ये 7 जिलों में जो भी मदरसे हैं, इनमें जो भी छात्र पढ़ रहे हैं, उनका डिटेल, उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर, उनके पिता का डिटेल, एड्रेस के साथ जमा करना है। साथ ही वहाँ का जो प्रशासनिक ढांचा है, यानी कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनका भी डिटेल मांगा गया है। और प्रशासनिक अधिकारी के साथ साथ जो मौलवी वहाँ पर शिक्षा दे रहे हैं, उनका भी डिटेल मांगा जा रहा है। तो कहीं न कहीं एटीएस को कुछ भनक लगी है, जिसके कारण 7 जिलों को नोटिस दिया गया है, जिसमें प्रयागराज है, कौशाम्बी है, फतेहपुर है, बांदा है, चित्रकूट है। तो इन जिलों को मिला करके 7 जिले ऐसे हैं जहां पर इस तरह की नोटिस भेजी गई है। अब दर्शकों मैं आज आपको एक एक तस्वीर बताऊंगा, लेकिन पहले आप देखिए जम्मू कश्मीर में श्री वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी, जहां पर मुस्लिम छात्रों को एडमिशन मिल रहा है। आप सोचिए दर्शक, इसको लेकर हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। और मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। देखिए आप, मेडिकल इंस्टीट्यूट में कई हिंदूवादी संगठन पहुंच गए और उन लोगों का कहना है कि यहां पर हिंदुओं का पैसा है, तो सीट मुसलमानों को क्यों दी जा रही है। देखा दर्शकों आपने, यानी कॉलेज हिंदुओं का, पैसा हिंदुओं का, लेकिन एडमिशन मुसलमानों का। इसको लेकर देखिए आप, पुलिस को बुलाना पड़ा, जबरदस्त प्रदर्शन किया जा रहा है और हिंदूवादी संगठनों का कहना है कि यहां से मुसलमानों को एडमिशन नहीं मिलेगा क्योंकि मुसलमान डॉक्टर आतंकी बन रहे हैं। अब दर्शकों मैं आपको बताने वाला हूं कैसे यह प्रदर्शन हुआ और इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है। आइए जरा आपको विस्तार से बताते हैं। सबसे बड़ी बात यह
व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की चिंगारी पूरे देश में फैल चुकी है दर्शकों। अब जम्मू के वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में विरोध शुरू हो गया है। यहां एमबीबीएस छात्रों के एडमिशन को लेकर विवाद बढ़ा है दर्शकों। आपको बताएं, विरोध की वजह साजिशन मुस्लिम छात्रों की संख्या बढ़ाना है। हिंदू संगठनों का कहना है कि मुस्लिम छात्रों के लिए ज्यादा सीट दे दी गई। हिंदू संगठनों का कहना है कि सीट बंटवारे में भेदभाव किया गया है। दरअसल सीट अलॉटमेंट की पहली लिस्ट में सबसे ज्यादा मुस्लिम है। 50 में से 42 सीटें मुस्लिम छात्रों के लिए अलॉट कर दी गई है। इतना ही नहीं दर्शकों, मात्र 7 हिंदू और एक सिख छात्र का नाम अलॉटमेंट लिस्ट में है, जिसके बाद हिंदू संगठन अल फला यूनिवर्सिटी का हवाला देने लगे, जहां मुस्लिम यूनिवर्सिटी के डॉक्टर आतंकी बन रहे हैं, आतंकी हमला कर रहे हैं, फिदाइन हमला कर रहे हैं। इस पर हिंदू संगठनों का कहना है हिंदुओं से भेदभाव की जा रही है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज का निर्माण हिंदू श्रद्धालुओं के दान से हुआ है। वैष्णो देवी मंदिर में जो पैसा आता है श्रद्धालुओं का, उसी पैसे से यह मेडिकल कॉलेज बना है दर्शकों। इसलिए इसका इस्तेमाल हिंदू समुदाय के हित में होना चाहिए। संगठनों का कहना है ना कि डॉक्टर से आतंकी बनाने वाले लोगों को इसका लाभ मिले। इसको लेकर यह प्रदर्शन तेज कर दिया गया है, आगजनी भी की जा रही है। अब मैं आपको सुनवाता हूं क्या कहा जा रहा है, कैसे विरोध कर रहे हैं, सुनिए जरा। अब हम अपने यूनिवर्सिटी में आतंकवादियों को बढ़ाएंगे, अपने यूनिवर्सिटियों में हिंदुओं के पैसों से उन आतंकवादियों को आगे करेंगे कि वो बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर जाएंगे और वहां जाकर ब्लास्ट करेंगे और हमारे लोगों की हत्या करेंगे। श्राइन बोर्ड का एक एक पैसा जो है वो हिंदू का पैसा है। हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ जो करेगा उसको इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। आपको दिखाई नहीं देता है? किस लिए बैठे हो आप? यहाँ बादाम खाने के लिए आए हो आप जम्मू कश्मीर में? आप यहाँ हिंदुओं का अत्याचार करने के लिए आए हो, नरसंहार करने के लिए आए हो। और ये हम श्राइन बोर्ड को चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर आपने इसको ये चेंज नहीं किया तो ये उग्र प्रदर्शन होगा और श्राइन बोर्ड को मजबूर कर देंगे इसके लिए। जिस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई है ये सब जो है श्राइन बोर्ड के कारण हुई है। आपको मालूम है कि यहाँ पर जो मेडिकल कॉलेज खुला, जिसका पहला बैच शुरू हुआ है, इस बैच के अंदर जो बच्चे सिलेक्ट हुए जिनमें 42 जो हैं वो मुस्लिम बच्चे, 7 हिंदू और 1 जो है वो सिख बच्चा है। क्या जरूरत थी श्राइन बोर्ड को कि उन्होंने 21 तारीख को उनको अप्रूवल मिलता है और 15 दिन के अंदर अंदर वो लिस्ट को क्लियर करके जो है यहाँ पर एडमिशन कर देते हैं। माता श्राइन बोर्ड के जो यूनिवर्सिटी है इसके अंदर इतनी बड़ी धांधली हो रही है। यहाँ के जो डायरेक्टर हैं उनकी तरफ से भी कोई जवाब नहीं आया। हमें पता है वो पूरी मिलावट में है इनके साथ। और यहाँ के जो हमारे हेल्थ सेक्रेटरी है, आप देख लीजिए, वो डेमोग्राफिक चेंज करने की कतार में है। 90% जो है कश्मीर बेस्ड जो है वो यहाँ पे हमारे जो है स्टाफ लगाए जा रहे हैं। क्यों लगाए जा रहे हैं? ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, प्लान है। लोगों को समझना होगा, कटरे वालों को भी समझना होगा। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, लगातार मदरसे पर एक्शन लिया जा रहा है और इधर देखिए आप पाकिस्तान के मदरसों में आतंकी ट्रेनिंग। और ये तस्वीर जो आई है सामने, देखिए जरा, ये पुरानी तस्वीर है। दावा किया जा रहा है कि ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है। अब आपको मैं एक और तस्वीर दिखाता हूं दर्शकों, जो आपके जहन में बहुत सारे सवाल है, उनका जवाब है। देखिए कैसे पाकिस्तान का मंत्री है और देखिए आप ये पाकिस्तान की जहनियत है। इनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन कैसे सवाल खड़े हो रहे हैं मदरसे की कार्रवाई पर, सुनिए जरा। मदरसा से क्या होते हैं? बोले मुल्ला बनते हैं। तब मैंने वो अधिकारी को बोला कि मुल्ला बनाने का ठेका क्या हमने लेके रखा हो? बोले नहीं साहब, ये तो 1935 से चल रहा है, हमें मदरसा को वेतन देना है। मैं बोला अगर मैं बंद कर दूं तो क्या होगा? बोले बहुत हल्ला होगा। मैं बोला ठीक है, हल्ला होगा तो मजा आएगा। आज से ही पूरा मदरसा बंद कर दो, आज से ही पूरा मदरसा बंद करो। हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोग ऐसा मिस इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं और ये मिस इंटरप्रिटेशन मैंने देखा मदरसे के केस में। आपको जान के आश्चर्य होगा कि भारत के संविधान में मदरसा नाम का शब्द ही नहीं है। यहां अधिवक्ता बंधु बैठे हैं, माननीय जज साहब बैठे हैं। मैं आग्रह करूंगा एक बार ढूंढ के दिखाइए भारत के संविधान में कहीं मदरसा लिखा हो। मदरसा लिखा नहीं, इसके बावजूद मदरसा बोर्ड बन गया, मदरसे खुलते जा रहे।
मदरसों को मान्यता मिल रही है। कुछ राज्यों में मदरसों के इमामों को, मदरसे के टीचरों को वेतन भी मिल रहा है। सोचिए आप दर्शकों, इनकी मानसिकता क्या है। लेकिन आज मैंने आम लोगों से बात की है, वो क्या कह रहे हैं सुनिए जरा। मदरसा जिहादियों की पाठशाला आज से नहीं है, बहुत पहले से है, इसलिए मदरसा बंद होना चाहिए बिल्कुल, और स्कूल कॉलेज खुलने चाहिए। मदरसों में ये कैसे आगजनी करनी है, कैसे हमारे देश को नस्तो नाबूद करना है, कहाँ हमको ब्लास्ट करना है, कहाँ लोगों को मारना है, इसकी पाठशाला दी जाती है। आजकल जितनी भी उनकी साजिशें होती हैं वो मदरसे पे करी जाती हैं, तो सबसे पहले तो उसको बंद करना चाहिए, क्योंकि जो भी उनको जिहादियों को शिक्षा मिलती है वो मदरसों से मिलती है। जो मदरसे जो पढ़ा रहे हैं, जो सीख दे रहे हैं, उसका परिणाम आज आपको दिल्ली कहीं भी जो विस्फोट के कांड हुए जिसमें हमारे मुस्लिम भाई पकड़े गए और उनकी जब जांच करी गई, तह निकाली गई, तो उनके तार निश्चित तौर से कहीं ना कहीं किसी मदरसे से जुड़े थे। तो ये तो समझ जाइए कि मदरसे आतंकी शिक्षा का गढ़ हैं, उनके छात्र ये ऐसे कांड करते हैं, तो इन पर रोक लगनी चाहिए पूरी तरीके से। और आज दर्शकों में आपको एक और बड़ी जानकारी दे दूं। मुल्ला मुनीर अब उसे अल्लाह ही बचाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान से ऐसी आवाज उठ रही है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, दिखाइए जरा तस्वीर। इधर ये साजिश रच रहे हैं दर्शकों मदरसे से, और उधर हिंदुस्तान की ताकत को देखकर पाकिस्तान में डर का माहौल है, खौफ का माहौल है। अब मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों, यह ख्वाजा आसिफ, और ये बार बार कह रहा है कि भारत हम पर हमला करेगा, क्योंकि आतंकियों को पनाह देने वाला पाकिस्तान हमेशा डर के साए में रहता है। सुनिए जरा क्या कह रहा है। वर्कर की हैसियत से जो सिचुएशन है उसको ये एनालाइज किया है, लेकिन उसमें मैं रूल आउट नहीं करता, इंडिया खुद भी पूछ सकता है कि वहां से भी हमारे खिलाफ जारी रखें, और साथ जो है वो ऑल आउट वॉर या व्हाटएवर जो भी उनकी स्ट्रेटेजी होगी वो हमारे और उनका जो आपस में जो सरहद है उसके ऊपर भी कोई इनकर्जन करे, कोई अटैक करे या कोई इज्तिमा करे अफवाज का जो है जो उनकी सरहद है उस पर। अब आपको दिखाता हूं खौफ की असल वजह। भारत पुतिन से मिला है, यानी एस जयशंकर की मुलाकात हुई है रूस में, और यही वजह है कि पाकिस्तान डर के मारे कांपने लगा है दर्शकों, और ज्यादा डर बढ़ गया है। क्यों डर बढ़ा है दर्शकों, उसकी एक और वजह आपको दिखाता हूं। ये आप देखिए, अदृश्य विमान Su-57 की पूरी तैयारी है दर्शकों, और इसका ऑफर है, यानी रूस भारत के साथ आ गया है, और इसलिए पाकिस्तान डर गया है, मुनीर की नींद उड़ गई है। मैं क्यों कह रहा हूं दर्शकों, पाकिस्तान खुद जानता है Su-57 की ताकत क्या है, इसलिए शहबाज भी थर थर कांपने लगा है, क्योंकि भारत की ताकत हवा में और बढ़ने वाली है। और आपको बताता हूं दर्शकों, पाकिस्तान की हालत क्या है। पाकिस्तान का J-17 दुबई में खराब हो गया, देख रहे हैं आप। दावा किया जा रहा है दुबई में एयर शो चल रहा है, भारत ने कल वहां पर दम दिखाया था, लेकिन पाकिस्तान का J-17 वहां खराब हो गया है, और इसलिए पाकिस्तान सदमे में, क्योंकि भारत अपनी ताकत को लगातार बढ़ा रहा है। और आसमान में भारत की ताकत कैसे बढ़ने वाली है, आइए जरा मैं आपको बताता हूं एक बड़ी डील के बारे में। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अगले महीने भारत आने वाले हैं दर्शकों। उनके दौरे से पहले दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर बातचीत चल रही है। पुतिन की यात्रा से पहले रूस ने भारत को Su-57 का ऑफर दिया है। ऑफर में 100% प्रोडक्शन के ऑफर को फिर से दोहराया गया है। रूस ने कहा अगर भारत Su-57 लड़ाकू विमान खरीदता है तो बिना किसी शर्त टेक्नोलॉजी भारत को ट्रांसफर कर दी जाएगी। यही बात पाकिस्तान को खटकने लगी है और Su-57 से खौफ खाने लगा है पाकिस्तान। Su-57 पांचवी पीढ़ी का स्टेल्थ मल्टी रोल फाइटर जेट है दर्शक। यही है जो हाई स्पीड की वजह से हवा में ही अदृश्य हो जाता है, दिखता ही नहीं है।
Su-57 के मुकाबले पाकिस्तान के पास फाइटर जेट है ही नहीं। इतना ही नहीं दर्शकों, इसलिए पाकिस्तान डर के मारे कांपने लगा है और रडार में छिपकर Su-57 किसी भी दुश्मन के जेट को मार गिराने की क्षमता रखता है। डॉग फाइट में JF-17 F-16 को आसानी से यह हरा सकता है। टेक्नोलॉजी और कॉम्बैट पावर में Su-57 का मुकाबला है ही नहीं और भारत और रूस के इस डील से पाकिस्तान टेंशन में आ गया है। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं भारत की रूस के साथ क्या तैयारी है, ये तो आपने देख लिया, लेकिन आर्मी चीफ ने जैसे ही पाकिस्तान को वार्निंग दी, पाकिस्तान फिर से कांपने लगा है। सुनिए जरा। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि मूवी शुरू भी नहीं हुई थी, सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया गया था और ट्रेलर के बाद 88 घंटे में वो ट्रेलर खत्म हो गया था। तो आगे आने वाले हालात कैसे होंगे, ये इसके बारे में हम पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं और अगर कोई ऐसा हमें मौका देता है पाकिस्तान, तो हम उसका भरपूर एक शिक्षा प्रदान करना चाहेंगे उसको कि कैसे एक जिम्मेवार नेशन को अपने पड़ोसियों से बिहेव करना है। इधर दर्शकों भारत की तरफ से तो पूरी तैयारी है, लेकिन पाकिस्तान अलग अलग मोर्चों पर घबरा रहा है। अब खबर है कि अफगानिस्तान भी पूरी तरह तैयार है। अफगानिस्तान के मंत्री इस समय भारत में है दर्शकों, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं। पहले सुनिए अफगानिस्तान की तैयारी क्या है। अब मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों, ये आप देखिए अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान बलूच की तरफ से भी पूरी तैयारी। बलूच के लड़ाके भी पूरी तैयारी से पाकिस्तान का खात्मा करने के लिए मैदान में आ गए हैं। अब दर्शकों मैं आपको बताने वाला हूं, पाकिस्तान दो मोर्चों पर इस समय घिर गया है। कैसे घिर गया है, आइए जरा आपको विस्तार से बताता हूं। ये दो मोर्चे हैं। पाकिस्तान एक बार फिर दो फ्रंट पर घिर चुका है। इधर अफगान पाक आर्मी लगातार युद्ध की तैयारी में है और अब पाकिस्तान को भारत से हमले का भी डर सताने लगा है। दरअसल पाक के नेताओं ने दिल्ली धमाके की बात कबूल कर ली है दर्शकों। पाक नेता ने जोश जोश में अपने ही देश की पोल खोल दी है। पीओके में नेता अनावरुल हक ने सार्वजनिक तौर पर कबूल किया कि पाकिस्तान ने ही आतंकियों को भेजकर कार में ब्लास्ट कराया। सिर्फ यही नहीं, उसने भारत के खिलाफ गीदड़ भभकी भी दी, लेकिन अपनी बेवकूफ़ी में अनावरुल ने हमले का मौका दे दिया है और अब ऑपरेशन सिंदूर 2 की राह शुरू हो गई है, आसान हो गई है। अनावरुल ने खास तौर पर लाल किले ब्लास्ट का भी जिक्र किया और कहा यह बलूचिस्तान में भारत की कार्रवाई के जवाब में किया गया है। साथ ही कहा अगर तुम बलूचिस्तान को खून खून करते रहोगे तो हम लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक मारेंगे। और इधर अफगानिस्तान भी तैयार है। सबसे बड़ी बात यह है दर्शकों कि पाकिस्तान ने कबूल कर लिया है कि दिल्ली में उसने ब्लास्ट कराया और अब मैं आपको बताता हूं ये एक नहीं कई सारे ब्लास्ट करने वाले थे। सुसाइड बॉम्बर तैयार कर रहे थे दर्शकों और ये जो सुसाइड बॉम्बर तैयार कर रहा था ये खुद फिदाइन या आतंकी, ये जहरीला आदमी कैसे ये तैयार कर रहा था दर्शकों आपको बताता हूं, दिखाइए जरा। ये आपने देखा दर्शकों, ये जो अपने आप को डॉक्टर बता रहा है, ये जो अपने आप को शहीद बता रहा है, दरअसल ये आतंकी है, ये फिदाइन है, ये हमारे समाज के लिए, देश के लिए जहर है दर्शकों। इसका नाम है उमर उन नबी और ये आतंकी डॉक्टर है दर्शकों। बताता हूं मैं आपको ये क्या कर रहा था। खुद तो ये बम बांधकर फट गया और दूसरे लोगों को भी ऐसे वीडियो बनाकर तैयार कर रहा था। इस वीडियो के जरिए वो कई लोगों का ब्रेन वॉश करने की तैयारी में था, कईयों का कर चुका है दर्शकों। आगे आपको बताऊंगा, अगली तस्वीर दिखाइए। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो उमर उन नबी है इसने कईयों को तैयार कर लिया है और वो हमारे समाज में, देश में क्या घूम रहे हैं, रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में फिदाइन हमला करने वाले आतंकी डॉक्टर उमर को लेकर सनसनीखेज खुलासा हुआ। आतंकी उमर नबी सुसाइड बॉम्बर तैयार कर रहा था, मुस्लिम युवाओं का ब्रेन वॉश करने के लिए वीडियो भेजता था। उमर कई राज्यों में फिदाइन हमलावर तैयार करने की प्लानिंग में था। इसके पीछे उमर का बहुत खतरनाक मकसद था, जिस राज्य को जब चाहेंगे टहला देंगे। दिल्ली ब्लास्ट की घटना से जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की मुश्किल बढ़ गई है। उमर अब्दुल्ला ने कहा ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जैसे इसमें पूरा कश्मीर ही शामिल हो। दिल्ली में जो हुआ, चंद लोग उसके लिए जिम्मेदार, लेकिन एक ऐसा तासुर
पैदा करने की कोशिश की गई कि इसमें हम सब जो है कसूरवार हैं, हम सब इसमें मिले हुए हैं। अब दर्शकों मैं आपको बताने वाला हूं, ये ऐसी तैयारी में थे, हर जगह पर फिदायीन तैयार कर रहे थे। आइए जरा आपको इनकी तैयारी बताता हूं। ये आतंकी जगह जगह ऐसे लोगों को तैयार कर रहे थे जो बम बांधकर फट जाएं। बताइए आप, दिल्ली में ब्लास्ट करने वाला आतंकी उमर, जिस पर बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकी उमर अपने जैसे सुसाइड बॉम्बर तैयार कर रहा था। उमर ने 11 युवाओं को 70 वीडियो भेजे। दर्शकों, युवाओं को फिदायीन बनाने के लिए ये वीडियो भेजे थे। 12 वीडियो खुद अमर ने शूट किए और आतंकी उमर ने ब्रेन वॉश करने के लिए वीडियो बनाए और फिर भेजे। उमर ने कश्मीर मूल के 7 युवाओं को ये वीडियो भेजे थे। सभी युवाओं को अल फला यूनिवर्सिटी से लिंक सामने आया है। बाकी के 4 युवा यूपी, केरल और कर्नाटक के रहने वाले हैं। आप सोचिए, वहां तक ये जहर फैल चुका है। आमिर रशीद अली, जिसने उमर को i20 कार दिलवाई थी, वो आतंकी उमर आमिर रशीद को भी फिदायीन बनाना चाहता था। उमर ने उसको भी ब्रेन वॉश करने वाले वीडियोस भेजे थे। दर्शकों, आमिर रशीद ने जब फिदायीन बनने से इनकार कर दिया तो उमर ने खुद फिदायीन बनकर लाल किले के पास कार को उड़ा दिया। एजेंसियों को शक है कि उमर एक फिदायीन टीम तैयार कर रहा था जो अलग अलग राज्यों के मुसलमान युवाओं को टारगेट पर ले रहा था और आपको बताएं, ऐसे ही मुसलमानों का ब्रेन वॉश कर फटने की ट्रेनिंग दे रहा था। सुनिए जरा एक्सपर्ट इस पर क्या कह रहे हैं। डॉक्टर उमर कहता था कि सुसाइड ना तो डेमोक्रेटिक एक्ट है और ना ही सिविल सोसाइटी के अंदर एक्सेप्टेबल है, लेकिन अपनी कौम की आइडियोलॉजी को कायम रखने के उद्देश्य से दिया गया बलिदान सुसाइड नहीं बल्कि वो शहादत है और शहादत अल्लाह को प्यारी है, ये कहकर वो युवाओं को बरगलाता था। हमारे सामने अब 3 उपाय मेरी राय में हैं। पहला तो एक डी रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम सोशल मीडिया पर चलाया जाए। दूसरा, पाकिस्तान की ISI की तरह हम अपनी सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को एक कमांड के अंदर रख दें। और तीसरा, जो पॉलिटिकल पैट्रोनेज है, किसी एक राजनेता को अनुपात से अधिक सजा देकर दूसरों के लिए इबरत हासिल करवाई जाए। अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों, इन आतंकियों के पास पैसा कहां से आता है, आप हैरान रह जाएंगे देखकर। ये आप देख रहे हैं, यह है तबलीगी जमात और तबलीगी जमात का कार्यक्रम हर बार होता है, लेकिन जो ये पैसा मिलता है दर्शकों, यही पैसा आतंकियों के पास जा रहा था। दर्शकों, ये ज़कात फंड है दर्शकों, जिसकी वजह से आतंकियों को पैसा मिलता है। और आपको बताऊं मैं, ये आतंकी उमर, आतंकी शाहीन और आतंकी बिलावल और मुजम्मिल, इन सब के पास पैसा इसी ज़कात फंड से आता था। आप कहेंगे ये ज़कात फंड क्या है, ये ज़कात फंड क्या चीज़ है और इसका तबलीगी जमात से कनेक्शन क्या है? तो दर्शकों, जैसा मैंने कहा कि आप हैरान रह जाएंगे इस जानकारी को सुनकर जो मैं आपको बताने वाला हूं। दिल्ली ब्लास्ट के पीछे डॉक्टर आतंकियों का हाथ है। इन आतंकियों को ज़कात के पैसों से फंड मिलता था। ज़कात के जरिए मुसलमानों को पैसा देना पड़ता है। क्या होता है उसमें? अपनी संपत्ति का कुल 2.5% हिस्सा आपको दान करना होता है। यह हिस्सा वैसे तो जरूरतमंदों को दान करना होता है, लेकिन खुलासा हुआ है कि इसका आतंकी इस्तेमाल हो रहा था। दर्शकों, जांच के दौरान पता चला, पूरी जानकारी सामने आ गई है एजेंसियों के पास। ज़कात का पैसा इधर आता था और उसी से पैसे आतंकियों को भेज दिए जाते थे, यानी आतंकियों को फंडिंग होती थी। ये डॉक्टर आतंकी मुजम्मिल कश्मीर राहत के नाम पर फंड इकट्ठा करता था। आप सोचिए जरा, मानवीय मदद के नाम पर पैसे जुटाता था। डॉक्टर मुजम्मिल ने तबलीगी जमात के लोगों से संबंध स्थापित किए। डॉक्टर शाहीन, ये मुजम्मिल, सारे तबलीगी जमात से पैसे मिले हैं, इन सबको पैसे मिले। दर्शकों, आप सोचिए, मुजम्मिल ने गिरफ्तारी से पहले 1 लाख रुपए का टॉपअप मांगा था। एजेंसियों का मानना है कि यह हमले को अंतिम तैयारी देने के लिए था और ज़कात के पैसे से आतंक का सामान खरीदा गया। इन्हीं पैसों से विस्फोटक सामग्री खरीदी गई। दर्शकों, फंडिंग का बड़ा हिस्सा आतंकी नर्सरी चलाने वालों के लिए इस्तेमाल में लिया गया। फंडिंग में कई मुस्लिम देशों की संस्थाएं तक शामिल हैं और इन संस्थाओं की बैंक डिटेल्स की जांच की जा रही है। करीब 15 बैंक खाते
जिनकी गहनता से जांच की जा रही है। यानी पैसा बैंक में आ रहा है और सीधे आतंकियों के पास जा रहा है। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा दर्शकों, मुस्लिम धर्मगुरुओं से आज हमने बात की, वो क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। ज़कात इस्लाम ने अमीर मुसलमानों पर लागू किया है और ये पैसा गरीब और कमज़ोर लाचार मुसलमानों पर खर्चा किया जाएगा। और अब ऐसी कंडीशन में आतंकवाद तो एक बीमारी है, मर्ज है, बुराई है। उस बुराई को बढ़ाने के लिए ज़कात का पैसा क्यों खर्चा किया जाएगा? और अगर कोई खर्चा कर रहा है तो वो नाजायज़ है और वो ज़कात अदा नहीं हुई, ज़कात उसके ऊपर वाजिब हुई और आतंकवाद को बढ़ावा देने का गुनाह उसके ऊपर डबल हुआ। इसलिए ज़कात का पैसा किसी भी सूरत से आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए खर्चा करना नाजायज़ है, हराम है। ज़कात के जो पैसे होते, जो अपने इनकम में से निकाल के जो 2.5% देते हैं, वो पैसा किसी गैर गलत काम में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। कोई भी ऐसा काम नहीं होना वो पैसे से, सिर्फ गरीबों की मदद होना है। वो पैसों के गैर गलत इस्तेमाल करना बिल्कुल गलत है। और ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बड़ी मेहनत से कमा के वो अपने 2.5% निकालता है ज़कात, उसका अच्छे चीज़ों में इस्तेमाल होना, बच्चों की पढ़ाई में होना या शादी विवाह में होना, दूसरे गैर गलत कामों में नहीं होना, ये बिल्कुल गलत है। अब गलत और सही क्या है ये मैंने आपको दिखा दिया। पैसा कौन भेज रहा था, कहां जा रहा था, ये आप बेहतर समझ गए होंगे। लेकिन अब बात करेंगे अल फलाह यूनिवर्सिटी की। आप देख रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग, ईडी की टीम पहुंच गई है दर्शक। जो पैसे का हेरफेर ये लोग कर रहे हैं आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल करके, उसकी जांच के लिए अब ईडी आ गई है दर्शक। और पता है आपको ईडी की रडार पर कौन है? ईडी की रडार पर है दर्शकों ये ट्रस्टी जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, दिखाइए। अल फलाह का फाउंडर ईडी के रडार पर आ गया है। इसके पास लाखों रुपए मिले हैं, लाखों रुपए दर्शक। और ये पैसा कहां से आ रहा था, अब इसी की जांच की जाएगी क्योंकि ये संदेह के घेरे में है। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं दर्शक। अभी खतरा टला नहीं है। ये जितने भी डॉक्टर हैं जो गायब हैं, उनकी जांच पड़ताल की जा रही है, उनके लॉकर्स खंगाले जा रहे हैं। देखिए आप, इसी एक लॉकर से AK-47 मिली थी, कहीं से गन मिली थी और इसी को लेकर जांच पड़ताल अब तेज कर दी गई। लेकिन दर्शकों, आज भी इन लोगों को बचाने के लिए लोग हैं। सोचिए आप, कश्मीर में अलग अलग जगह पर जांच पड़ताल हो रही है, लेकिन कैसे राजनीति गर्मा गई है, सुनवाता हूं आपको। दिल्ली में जो हुआ, चंद लोग उसके लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन एक ऐसा तासुर पैदा करने की कोशिश की गई कि इसमें हम सब जो है कसूरवार हैं, हम सब इसमें मिले हुए हैं। आज तो ना दिल्ली में जम्मू कश्मीर के रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ी चलाना भी एक जुर्म के तौर पर समझा जाता है। मैं खुद अपनी गाड़ी, जब मेरे पास अपने ज्यादा सिक्योरिटी वाले नहीं होते, मैं खुद सोचता रहा मैं गाड़ी निकालूं या ना निकालूं। पता नहीं कौन साइड करके रोकेगा, पूछेगा ना आप हो कहाँ से, क्या कर रहे हो, यहाँ पे क्यों आए हो। उमर अब्दुल्ला, आपको मानना पड़ेगा, आज चुने हुए मुख्यमंत्री हैं जम्मू कश्मीर के। उनका कुछ दायित्व और कर्तव्य उनके हैं, उनकी कुछ सोच कश्मीर के बारे में है, कश्मीर के नौजवानों के बारे में है और कश्मीर के भविष्य के बारे में है। तो जो बात वो कहते हैं उसको हम लोगों को गंभीरता से समझने की कोशिश करनी चाहिए। उनको क्या क्या मालूम है, वो क्या क्या जानते हैं और किस बात का दायित्व वो अपने आप पर, अपने कंधों पर लेकर चल रहे हैं, हमको उसका भी थोड़ा सा एहसास होना चाहिए। अब दर्शकों, खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज एक और बड़ी खबर आपके लिए लेकर आया हूं मैं, और जिसका खौफ पूरे देश ने देखा है। उसका नाम है लॉरेंस बिश्नोई। लेकिन लॉरेंस का भाई, जो देश से बाहर रहकर गैंग को ऑपरेट कर रहा था, अब वो देश में आ गया है दर्शकों। क्या अब वो कई राज खोलने वाला है? दिखाता हूं मैं आज आपको। सबसे पहले ये तस्वीर आप देखिए, ये है अनमोल बिश्नोई, जिसको भारत लाया गया है। दिखाइए जरा फुल फ्रेम। आज कोर्ट में NIA की टीम ने, देखिए आप, मास्क लगाया हुआ, यह है गैंगस्टर लॉरेंस का छोटा भाई अनमोल बिश्नोई, और इसको अब गिरफ्त में लेकर NIA की टीम आई। आपको तस्वीर दिखाता हूं।
सबसे पहली तस्वीर जो आज जारी की गई दर्शकों, वो आप देख रहे हैं। ये तुरंत ये अनमोल और इसको एनआईए की टीम लेकर आई है और इसे बाहर से लाया गया। ये विदेश में भाग गया था दर्शकों, अलग अलग देशों से होता हुआ ये अमेरिका कनाडा तक पहुंच गया था। अब मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों ये पकड़ में कैसे आया। इसका ये वीडियो है दर्शकों, ये कैलिफोर्निया का वीडियो है जहां ये किसी के फंक्शन में नाच रहा है, डांस कर रहा है। दिखाइए जरा फुल फेम से। चौधरी मारी है साना करके कच्चे हम का नया देखा दर्शकों आप, यही था वो वीडियो जिससे पकड़ में आ गया। आपको इसकी एक और कलाकारी बताता हूं, इसका नाम है अनमोल। लेकिन दर्शकों जो इसका पासपोर्ट आप देख रहे हैं इसमें देखिए इसने अपना नाम बदल लिया और बताया भानु प्रताप। आप सोचिए ये नाम बदलकर भारत से भागा और एजेंसीज के लिए मुश्किल था, लेकिन फर्जी पासपोर्ट भी इसका अब सामने आ गया। अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों, एनआईए के हवाले अनमोल है और अनमोल बिश्नोई से पूछताछ की जाएगी क्योंकि इसका नाम देश के बड़े बड़े हत्याकांड में शामिल है। और इतना ही नहीं दर्शकों, आपको बताऊं ये सबसे बड़ा राजदार है। राजदार किसका? लॉरेंस बिश्नोई का। लॉरेंस बिश्नोई ने तो सलमान खान को भी धमकी दी, उसमें भी अनमोल का नाम सामने आया था। लेकिन मैं आपको बताऊंगा दर्शकों, अनमोल बिश्नोई कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, क्योंकि अनमोल बिश्नोई भारत में था लेकिन लॉरेंस ने उसे भारत से भगा दिया और विदेश में डेरा डाले हुआ था, वहां से गैंग को ऑपरेट कर रहा था। आपको बताता हूं ये भारत से कैसे भाग के गया। पहले ये भारत में था लेकिन पकड़ा ना जाए इसके डर से ये पहुंच गया नेपाल। नेपाल से ये सीधा पहुंचा दुबई। दुबई से ये सीधी लंबी फ्लाइट लेकर पहुंच गया कनाडा फर्जी पासपोर्ट के जरिए। कनाडा के बाद ये अमेरिका में दाखिल हो गया और तब से लेकर अब तक ये कई वारदात को अंजाम दे रहा था। लेकिन अब अनमोल शिकंजे में है और लॉरेंस का हर राज सामने आने वाला है। रिपोर्ट देखिए। गोलियों की गूंज से थर्राहट पैदा करने वाला अब सलाखों के पीछे, अपने इशारे पर जिंदगी और मौत के बीच का फासला खत्म करने वाला खुद रहमो करम पर है। जेल में रहे या जेल से बाहर, हर जगह से खौफ पैदा करने वाला आज खुद खौफजदा है। आलम यह है कि आज सिक्योरिटी के टेंशन में उसके शागिर्दों का हाल बेहाल है। परिवार की तरफ से ये हमारी मांग होगी कि उस बच्चे की जो है भारत सरकार सुरक्षा यकीनी बनाए, कानून अपना काम करेगा। वो तो हमने पहले भी यही बात की कि हमारा जो परिवार है हम कानून की सम्मान करते हैं, कानून को मानने वाले लोग हैं। तो उसको तो एक लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई होने की सजा मिल रही है। इस गैंगस्टर की तलाश लंबे वक्त से थी, कई वारदात में उसका नाम शामिल था। अब हर राज से पर्दा उठने वाला है क्योंकि खूनी खेल का सबसे बड़ा राजदार पकड़ा जा चुका है। अब दर्शकों मैं आपको बताने वाला हूं यह अनमोल बिश्नोई कैसे भारत लाया गया है और अब आगे क्या तैयारी। आइए जरा आपको बताते हैं। मोस्ट वांटेड अनमोल बिश्नोई को भारत लाया गया है। उसे भारत सरकार ने अमेरिका से रिपोर्ट किया है दर्शकों। आज दिल्ली एयरपोर्ट पर उसे एनआईए की गिरफ्त में लिया गया। दिल्ली एयरपोर्ट पर एनआईए ने अनमोल की तस्वीर भी जारी की। सुरक्षा कारणों से सामने की तस्वीर जारी नहीं की गई है। एयरपोर्ट से उसे पटियाला हाउस कोर्ट ले जाया गया दर्शकों, जहां कोर्ट ने अनमोल बिश्नोई को एनआईए के हवाले कर दिया है। गैंगस्टर को 11 दिन की एनआईए रिमांड पर भेज दिया गया है। 29 नवंबर को अनमोल को फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा। कैसे पकड़ा गया? अनमोल बिश्नोई की तलाश लंबे वक्त से की जा रही थी। अप्रैल 2022 में अनमोल भारत से भाग गया था। वो पहले नेपाल, फिर दुबई और केन्या होते हुए कनाडा पहुंच गया और फिर अमेरिका में दाखिल हो गया। बड़ी बात क्या, अमेरिका में अनमोल बिश्नोई गिरफ्तार हो गया था एक पार्टी में जाने के चक्कर में। लॉस एंजलिस में इमिग्रेशन चेकिंग के दौरान भी बड़ा खुलासा हुआ। अनमोल बिश्नोई फर्जी पासपोर्ट से अमेरिका पहुंचा था। उसके पास पासपोर्ट था, उसमें उसका नाम भानु प्रताप लिखा हुआ था दर्शकों, जो मैंने आपको दिखाया। जांच के बाद फर्जीवाड़ा पकड़ा गया और उसे अरेस्ट कर लिया गया। अनमोल बिश्नोई का जन्म पंजाब के दुरातवाली गांव में हुआ है।
आपको बता दें बचपन से ही वो पढ़ाई में तेज था। साल 2009 में जब वो माउंट आबू के स्कूल में पढ़ाई कर रहा था दर्शकों, उसी दौरान वो अपने चचेरे भाई लॉरेंस बिश्नोई के संपर्क में आया। लॉरेंस बिश्नोई पहले से ही अपराध की दुनिया में कदम रख चुका था। अनमोल की भी क्राइम की दुनिया में अपनी धमक दिखाने की चाहत और देखते ही देखते वो भारत का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बन गया। अब आपको बताते हैं आज कोर्ट में जब पेश किया गया वकीलों ने क्या कहा, सुनिए जरा। 11 दिन की डिमांड मिली है, 29 नवंबर को उनको दोपहर 2 बजे वापस पेश करें। स्पेसिफिक चार्जेस क्या है उनके खिलाफ? किस तरह के मर्डर चार्जेस भी लगाए गए हैं? कोई स्पेसिफिक? ये इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है, इसको मैं आपको रिवील नहीं कर सकता। एनआईए ने क्या दलीलें दी थी सर? एनआईए ने ये दलील दी है कि ये बीकेआई गैंगस्टर सिंडिकेट का बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है, उसको रन करने में इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। ये फाइनेंसेस लोगों को बाहर भगाने में, लोगों के फॉल्स आइडेंटिटीज लेने में इनका क्या रोल रहा है, सोशल मीडिया के कौन कौन से हैंडल ये लोग चला रहे हैं, उसका हमें इन्वेस्टिगेशन करना है और बहुत सारी बातें पता करना है। खालिस्तानी कनेक्शन को लेकर भी खालिस्तानी कनेक्शन को लेकर भी हम इनकी जांच करेंगे। अब दर्शकों मैं आपको दिखाता हूं ये अनमोल कौन कौन से राज से पर्दा उठा सकता है। पहला राज, सिद्धू मूसेवाला का मर्डर कैसे हुआ, क्या इनकी तैयारी थी, कितने शूटर भेजे, क्या वाकई इसमें लॉरेंस गैंग का हाथ है, कई सारे सवाल हैं। अब एक और बहुत बड़ा हत्याकांड दर्शकों, बाबा सिद्दीकी मर्डर केस जो मुंबई में हुआ। बाबा सिद्दीकी को मारने वाले भी लॉरेंस गैंग के थे, दावा किया जा रहा है। और जीशान सिद्दीकी जो बाबा सिद्दीकी के बेटे हैं, वो इस केस में लगातार सवाल भी उठा रहे हैं। लेकिन एक और बहुत बड़ा मामला है दर्शकों, वो है सलमान खान को बराबर धमकी देना। मुंबई में सलमान के घर पर फायरिंग भी इसी गैंग ने कराई थी और इसमें भी अनमोल का हाथ था। लेकिन आपको बताएं, अब हर सवाल का जवाब अनमोल के पास है और इसलिए कह रहे हैं चाहे अनमोल हो या लॉरेंस बिश्नोई, दोनों के केस से पर्दा उठेगा, क्योंकि ये मामला दर्शकों काले हिरण का है, जो सलमान का बहुत पुराना मामला है। लेकिन लॉरेंस गैंग पूरी तरह से भारत में एक्टिव है और अनमोल ही उसे ऑपरेट कर रहा था, इसलिए उसके पास कई राज हैं। बिश्नोई गैंग के क्राइम का नेटवर्क 13 राज्यों में फैला हुआ है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। और आपको बताएं, लॉरेंस के गैंग में करीब 1000 शूटर हैं। सप्लायर के साथ रेकी करने वाले हैं। सोशल मीडिया टीम भी काम करती है। इसका ऑपरेशनल सिग्नल ऐप पर होता है दर्शकों। पूरा गैंग वर्चुअल नंबरों से चलता है। लॉरेंस खुद हर मेंबर को नहीं जानता है, लेकिन आर्थिक मदद से गैंग जोड़ कर रखता है। आपको बताएं, लॉरेंस और अनमोल ने कई वारदातों को अंजाम दिया है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर में अनमोल का नाम है। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस की जिम्मेदारी इसी गैंग ने ली थी। एक्टर सलमान के घर भी अनमोल ने फायरिंग कराई थी। अनमोल 18 से ज्यादा गंभीर मामलों में आरोपी है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और मुंबई पुलिस को इसकी तलाश थी। अनमोल जोधपुर जेल से 7 अक्टूबर 2021 को रिहा हुआ था। सलमान के घर फायरिंग के बाद लुकआउट सर्कुलर नोटिस भी जारी हुआ और इसी के बाद फर्जी पासपोर्ट के सहारे वो अमेरिका भाग गया। अनमोल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट केस में भी वांटेड है। एनआईए ने अनमोल बिश्नोई पर 10 लाख रुपए का इनाम रखा है। लॉरेंस गैंग विदेश में भी अपनी जड़ें जमा रहा था। गैंग कनाडा, अमेरिका, पुर्तगाल, दुबई, अजरबैजान, फिलीपींस और लंदन तक अपने गुर्गे एक्टिव कर चुका है। लेकिन अब अनमोल पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। लेकिन आज बिश्नोई परिवार सामने आया। अनमोल का चचेरा भाई क्या कह रहा है, सुनिए जरा। देखो, कानून अपना काम करेगा। वो तो हमने पहले भी यही बात की कि हमारा जो परिवार है, हम कानून की सम्मान करते हैं, कानून को मानने वाले लोग हैं, तो वो करे। लेकिन जो आज मेन जो चिंता है, तो सबसे पहले परिवार की तरफ से ये हमारी मांग होगी कि उस बच्चे की जो है भारत सरकार सुरक्षा यकीनी बनाए। हमारी चिंता यही रहेगी कि कहीं नुकसान ना हो जाए, लेकिन कानून जो अपना काम करे उसका तो हम सदा सम्मान किया और करते रहेंगे और पहले भी किया है। तो उसको तो एक लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई होने की सजा मिल रही है। अब दर्शकों खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देश में राजनीतिक हलचल हो रही है। किस राज्य में हो रही है आप जानते हैं, बिहार में। और बिहार में मोदी ने अपना वादा निभा दिया है। जो कहा वो किया। ये वादा क्या था आपको बताऊं, उससे पहले प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं कोयंबटूर में। ये प्रधानमंत्री का रोड शो है, उसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। दर्शकों दिखाइए फुल फ्रेम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोगों से
अभिवादन किया है। कोयंबटूर पहुंचे हुए थे, आपको बताएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम था श्री सत्य साई महाराज के, और वहां पर पहुंची हुई थी ऐश्वर्या राय, जिन्होंने उनके पांव छुए हैं और आज ये तस्वीर भी चर्चा का विषय रही। लेकिन आपको बताएं दर्शकों, प्रधानमंत्री कल यहां से जाएंगे बिहार, क्योंकि उन्होंने अपना वादा पूरा किया है। वादा था चुनाव जीतकर नीतीश को सीएम बनाने का, और वैसा ही हुआ है। सुशासन की सरकार आने वाली है। नीतीश कुमार ने आज राज्यपाल से मिले हैं, दावा पेश किया है और अपना इस्तीफा भी दे दिया है। आपको अंदर की तस्वीर दिखाता हूं। नीतीश पहुंच गए, अंदर की तस्वीर आप देखिए। राज्यपाल बैठे हुए हैं, नीतीश कुमार हैं, चिराग पासवान उनके बगल में हैं, विजय सिन्हा हैं, सम्राट चौधरी हैं। और ये तस्वीर देखने के लिए इसलिए बहुत ही जरूरी है कि बिहार में एनडीए की ताकत क्या है, वो ये तस्वीर है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। इसी तस्वीर से आप समझ जाएंगे कि बिहार में एनडीए की जीत बहुत बड़ी जीत इसी वजह से हुई है, एकता से। अगली तस्वीर दिखाइए, ये आप देखिए। आज नीतीश कुमार को देख रहे हैं आप, नीतीश कुमार नेताएं इधर आज बड़ी बड़ी बैठकें हुई हैं और एनडीए विधायक दल के नेता बन गए हैं, और इसी के लिए मैं कह रहा हूं मोदी ने जो वादा किया था वो निभाया। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं, दिखाइए। एनडीए से पहले जेडीयू के विधायक दल के नेता चुने गए, हर दल के अपने अपने नेता चुने गए हैं, आपको वो आगे बताऊंगा, लेकिन पहले तस्वीर आप देखिए। आज एनडीए के विधायक दल के नेता चुने गए, उससे पहले जेडीयू के नेता चुने गए। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। बीजेपी में आज बड़ी बैठक हुई, जहां सम्राट चौधरी को नेता चुना गया और विजय सिन्हा को उप नेता चुना गया है। वो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। मैं फिर से एक बार एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण में फिर से पटना आऊंगा। पीएम जो कहते हैं वो करते हैं। पीएम मोदी ने जो कहा वो किया, तमाम अटकलों पर पूर्ण विराम लगा दिया है। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। चुनाव प्रचार के दौरान कहा था बिहार में सुशासन की सरकार बनेगी। सुशासन मतलब नीतीश कुमार, सुशासन मतलब एनडीए सरकार। मोदी कल पटना आ रहे हैं, नीतीश के शपथ के गवाह बनेंगे। मैं फिर से एक बार एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण में फिर से पटना आऊंगा। मोदी के इस ऐलान से विपक्ष परेशान था। चुनाव नतीजों के बाद सियासी पंडित भी हैरान थे। पिछले 5 दिन से सियासी पंडित खेला होगा का खेल खेल रहे थे। नीतीश सीएम बनेंगे या कोई और, इस पर तमाम माहौल बनाया जा रहा था। लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान मोदी ने जो कहा वही हुआ। बड़ी पार्टी होने के बावजूद बीजेपी ने नीतीश को सीएम बना दिया। जितनी भव्य ये जीत है उतना ही भव्य कल हम लोग का शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है, और मुझे खुशी है कि इसमें प्रधानमंत्री जी की भी मौजूदगी इसमें रहेगी। आइए मैं आपको बताता हूं दर्शकों, विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं, सरकार कैसी बनने वाली है। आइए जरा आपको पूरी जानकारी दें। नीतीश कुमार कल सीएम पद की शपथ लेंगे। सुबह 11:30 बजे गांधी मैदान में शपथ ग्रहण होगा। नीतीश ने आज सरकार बनाने का दावा पेश किया, ये आपको दिखा रहा हूं मैं। नीतीश के साथ सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा भी मौजूद रहे। एनडीए विधायक दल का नेता बनने के बाद गवर्नर आरिफ मोहम्मद से मुलाकात की। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने आज मुलाकात की और समर्थन पत्र लिया है, जिसके बाद राज्यपाल ने उन्हें सरकार बनाने का निमंत्रण पत्र दिया है। इससे पहले एनडीए विधायकों की बैठक में उन्हें नेता चुना गया। जेडीयू विधायक दल ने उन्हें कल ही अपना नेता चुन लिया था। आपको जानकारी दे दें, आज पटना में बीजेपी विधायक दल की भी बैठक हुई है, जिसमें सम्राट चौधरी को नेता चुना गया है, जबकि विजय सिन्हा को उप नेता बनाया गया है। खबर है दोनों फिर से डिप्टी सीएम बनने वाले हैं। सीएम और डिप्टी सीएम में कोई बदलाव नहीं होगा। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह पटना पहुंच गए हैं। आपको जानकारी दे दूं, पटना पहुंचने के बाद उन्होंने नीतीश कुमार से मुलाकात की है, जिसके बाद शाह ने बीजेपी नेताओं के साथ एक अहम बैठक की है। खबर है कि इस बैठक में बीजेपी मंत्रियों के नाम फाइनल हो गए। कौन बनेगा, हालांकि अभी तक विधानसभा स्पीकर पर सस्पेंस बना हुआ है। संकेत है कि दलित नेता प्रेम कुमार अगले स्पीकर हो सकते हैं। नीतीश कुमार के शपथ में पीएम मोदी समेत 11 राज्यों के मुख्यमंत्री भी आने वाले हैं। लेकिन आपको बताऊं, बिहार में चर्चाएं तेज हो गई हैं, कौन मंत्री बनेगा। सुनिए जरा नेता क्या कह रहे हैं। जितनी भव्य ये जीत है उतना ही भव्य
कल हम लोग का शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है और मुझे खुशी है कि इसमें प्रधानमंत्री जी की भी मौजूदगी इसमें रहेगी। और मैं मानता हूं कि जितनी बड़ी ये जीत है उतना ही बड़ी जिम्मेदारी भी अब हम लोगों के ऊपर है। जो बातें हम लोगों ने चुनाव प्रचार के दौरान कही थी, जो संकल्प पत्र में जो वादे हम लोगों ने किए थे, कल से उन वादों को भी पूरा करने की शुरुआत होने जा रही है। जो अपने प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी का सुशासन से समृद्धि की ओर विकसित बिहार बनाने के जो संकल्प है, सबका साथ सबका विकास का जो मंत्र है, हर घर तक पहुंचाने का और बिहारियों को गौरवान्वित करने के वो संकल्प को साकार करने का प्रयास करेंगे। शपथ बहुत ही उत्सव के माहौल में मनाया जा रहा है। इस बार का शपथ का खासियत है कि दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनने वाले हैं और ये हम लोगों के लिए बहुत ही गौरव की बात है। और ये शपथ ग्रहण समारोह आने वाले विकसित बिहार के सपना को पूरा करने के लिए होगा। बैठक में श्री सम्राट चौधरी जी को नेता और श्री विजय सिन्हा जी को उपनेता के रूप में चयनित किया गया है। मैं अपनी ओर से दोनों नेताओं को बधाई देता हूं। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं कि अलग अलग जगह पर मंत्रियों की बात हो रही है, लेकिन गांधी मैदान इंतजार कर रहा है कौन मंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा। इसके लिए पूरी तैयारी हो रही है। देख रहे हैं आप, तैयारियां अंतिम दौर में पहुंच गई हैं, लेकिन कौन कौन कल शपथ ग्रहण में आने वाला है ये आपको बताएंगे। पीएम मोदी रहेंगे, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। अगली तस्वीर दिखाइए और कौन कौन रहेगा। चंद्रबाबू नायडू, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी रहेंगे। लेकिन साथ ही साथ डिप्टी सीएम और कई राज्यों के मंत्री पद्मश्री सम्मानित भी आएंगे। लेकिन कौन किस जाति का मंत्री बनने वाला है, दर्शकों आपको जानकारी देने वाला हूं मैं। किस जाति के कितने मंत्री होंगे। पहली जाति कुर्मी, 2 मंत्री बनाए जा सकते हैं। जेडीयू की तरफ से ये मंत्री होंगे। कोयरी जाति से 4 मंत्री बनेंगे। बीजेपी से 1 रह सकता है, जेडीयू से 2 रह सकते हैं और आरएलएम से भी 1 मंत्री रह सकता है। यादव जाति से 1 मंत्री बनेगा। कौन बनाएगा? जेडीयू बनाने वाली है। आपको बताएं, नोनिया जाति से 1 मंत्री रहेगा, ये बीजेपी के खेमे से आने वाला है। दलित 7 मंत्री बनेंगे। जेडीयू से 4 रहेंगे, एलजेपी से 2 रहेंगे और हम पार्टी से 1 रहेगा। ब्राह्मण यानी 4 मंत्री बनाए जाएंगे, बीजेपी से 2, जेडीयू से 1 और हम पार्टी से भी 1 रहने वाला है। राजपूत बिरादरी से 2 मंत्री बनाए जाएंगे, जेडीयू के खेमे से ये मंत्री आने वाले हैं। भूमिहार 4 रहेंगे, बीजेपी से 3 रहने वाले हैं, जेडीयू से 1 मंत्री का नाम इसी जाति से रहेगा। कायस्थ 1 मंत्री रहने वाला है, बीजेपी की तरफ से आने वाला है, ये भी मल्लाह से 1 मंत्री बनेगा, ये भी बीजेपी के खेमे से आएगा। मुस्लिम भी मंत्री हो सकता है नीतीश के मंत्रिमंडल में, वो उनकी यानी जेडीयू से आने वाला है। लेकिन दर्शकों मैं आपको बताऊं कि कैसे ये पूरी तैयारी की गई है। हमारी ग्राउंड रिपोर्ट आपको गांधी मैदान से दिखाते हैं। एक बार फिर से एक ऐतिहासिक शपथ ग्रहण का गवाह बनने जा रहा है, जब नीतीश कुमार 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे और एनडीए की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनेगी। ये हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तैयारियां जोरों शोर से चल रही है। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद आए थे और उनके साथ धर्मेंद्र प्रधान, दिलीप जायसवाल और तमाम जो मंत्री है वो पहुंचे हुए थे जायजा लेने के लिए। भव्य मंच एक तैयार किया जा रहा है, चूंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, सभी बीजेपी शासित राज्यों के सीएम आएंगे और यही वजह है कि इस मंच को भव्य रूप देने की तैयारी है। जो सुरक्षाकर्मी हैं वो पहले से ही मौजूद हैं और ये देखिए यहाँ मंच के बाहर जो अलग अलग फूल पत्ती हैं वो भी लाए गए हैं और फूल पत्तियों से सजाया जाएगा। ये इस तरह ये 2 मंच, एक बड़ा मंच है और इसके बगल में एक और मंच तैयार किया जा रहा है जो मेहमानों के लिए होगा, विशिष्ट अतिथियों के लिए होगा। तो ये तैयारी और जो अलग अलग जगहों पर पोस्टर भी लगाए गए हैं कि बिहार का आभार, अब विकास पकड़ेगा, विकास की रफ्तार पकड़ेगा बिहार। पूरी तैयारी की गई है। लेकिन दर्शकों इधर आरजेडी के खेमे में क्या हो रहा है? जबरदस्त लड़ाई चल रही है, आपको बता रहा हूं। तेजस्वी और रोहिणी में अभी तक सुलह नहीं हुई है और दोनों की लड़ाई बढ़ गई है। कार्यकर्ता नाराज हो गए। दिखाइए जरा तस्वीर, किसके लिए नाराजगी व्यक्त की जा रही है। संजय यादव के लिए आरजेडी दफ्तर के बाहर आपने कभी ऐसा प्रदर्शन नहीं देखा होगा। पुतला जलाया जा रहा है। एम्बियंस सुनाइए जरा, नारेबाजी हो रही है वहां। संजय यादव को जलाया जा रहा है।
विभाग में सुनील सिंह है। बता दें कि आरजेडी जिन पर भरोसा करती थी, आरजेडी का पुतला दहन किया जा रहा है। अब इधर आरजेडी के खेमे में लड़ाई चल रही है, लेकिन मैंने आपको बताया किस जाति का मंत्री रहेगा, लेकिन कितने मंत्री बनने वाले हैं, कौन कौन मंत्री की आस लगाए बैठा है, आइए आपको बताता हूं। नीतीश सरकार में संख्या पर लगातार चर्चा हो रही है, कितने मंत्री रहेंगे, तो आपको बताऊं 28 से 30 मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। बाकी के 6 से 8 सीट कैबिनेट एक्सपेंशन के लिए छोड़ी जाएंगी। आपको बताएं, जो नेता और जातियों की नाराजगी दूर करने में काम आएगा। चर्चा है कि बीजेपी फिलहाल अपने कोटे से 9 से 10 मंत्री बनाने वाली है। पार्टी में डिप्टी सीएम के तौर पर कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन मंत्री के तौर पर बीजेपी में भूमिहारों का जोर है। चुनाव के दौरान आरजेडी ने भूमिहारों पर डोरे डाले थे, कई भूमिहारों को टिकट दिए, जिससे बीजेपी के वोट भी कटे हैं। कायस्थों की नाराजगी दूर करने की भी कोशिश होने वाली है। कायस्थ कोटे से नितिन नबीन का नाम सबसे ऊपर चल रहा है, क्योंकि चुनाव में पार्टी ने कद्दावर कायस्थ नेता के टिकट काटे थे और नितिन नबीन बीजेपी के कद्दावर नेता हैं। नबीन किशोर के बेटे यशवंत सिन्हा और शत्रुघ्न सिन्हा की वजह से पहले ही कायस्थ नाराज थे, और इधर रविशंकर प्रसाद को मंत्री पद ना मिलने की वजह से भी कायस्थों में गुस्सा है, उन्हें साधा जा सकता है। अब बात जेडीयू की। 15 मंत्री जेडीयू के खाते में आने वाले हैं। नीतीश कुमार ने अपने मंत्रिमंडल को बैलेंस रखा है। पार्टी के सभी वर्ग के नेताओं को लिस्ट में शामिल किया गया है। नीतीश कुमार समेत जेडीयू से केवल 2 मंत्री कुर्मी जाति से होने वाले हैं, लेकिन खबर है कि अपने कोटे से 3 कोयरी को मंत्री बनाने जा रहे हैं। आपको बताएं, सबसे अहम है जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का नाम। चिराग ने अपनी पार्टी से एक ब्राह्मण का नाम सबसे आगे रखा है। गोविंदगंज से विधायक राजू तिवारी मंत्री बनने वाले हैं। राजू तिवारी चिराग की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, और आपको बता दें, राजू तिवारी के टिकट के लिए चिराग पासवान अड़ गए थे, क्योंकि गोविंदगंज सीट बीजेपी का गढ़ रही है। चिराग पासवान की सीट जीती और पार्टी से 5 राजपूत जीते हैं, इसलिए एक राजपूत का मंत्री बनना भी तय माना जा रहा है। क्योंकि एलजेपी दलितों की पार्टी है, तो एक दलित का भी शपथ लेना लगभग तय हो चुका है। आपको बताएं, बिहार में इसे लेकर भी चर्चाएं हो रही हैं। सुनिए जरा नेता क्या कह रहे हैं। ये एनडीए की सरकार है देश में, जो 20 साल बाद भी जनता का विश्वास जीतने में अपार समर्थन और आशीर्वाद मिला है। कांग्रेस पार्टी आज ऐसे श्रिंक कर गई है। पूरी दुनिया के बिहार वंशी कल निगाह रखे हुए हैं, सब संचार माध्यम से जुड़ेंगे, देखेंगे कि कैसा नीतीश कुमार जी का बदलता बिहार का जो गांधी मैदान है, वहाँ से दुनिया देखेगी कि बिहार कैसा बिहार। इतने बड़े बहुमत से जो उन्होंने जीत दिलाई है, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने, पार्लियामेंट्री बोर्ड ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और सभी विधायकों ने इनका समर्थन किया, और मुझे पूरा विश्वास है कि इन दोनों के नेतृत्व में एक नया विकसित बिहार अगले 5 वर्षों में बनेगा। इतना विश्वास अगर जनता ने हमारे गठबंधन को पे दिखाया है, तो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज अब दुगुनी हो गई हैं। हम ये कहेंगे कि उनके जो सलाहकार हैं, थोड़ा उनको चेंज करने की ज़रूरत है। हमने 1 साल पहले भी बोला था कि वो कुछ चंगू मंगू लोगों से जो है घिरे हुए हैं, और आप सब लोग जानते हैं चंगू कौन है और मंगू कौन है। अभी तो बहुत कुछ चीज़ें करनी है और हम लोग लगे हुए हैं हर एक काम में। पहले तो हम लोग शपथ ग्रहण कर ले, उसके बाद में हम लोग एक एक करके चीज़ों को करना शुरू करेंगे, अपडेट करते रहेंगे आप। अब दर्शकों, आखिर में आपके काम की खबर। मैंने शुरुआत में आपसे कहा था आपके काम की खबर दिखाऊंगा, जरूर आप देखिएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप व्हाट्सएप चलाते हैं तो यह खबर हैरान करने वाली है। 350 करोड़ नंबर लीक हो गए। क्या उसमें आपका भी नंबर है? आइए आपको बताता हूं। ये आप देखिए, व्हाट्सएप जो भी इस्तेमाल करता है वो सावधान रहे। क्यों सावधान रहे? क्योंकि व्हाट्सएप का डेटा हैक कर लिया गया है। हैकर्स ने इस डेटा को हैक किया है। आपको बताते हैं, व्हाट्सएप की गलती है दर्शकों, और व्हाट्सएप की एक गलती से जो डेटा दावा किया जाता है कि सुरक्षित है, वो डेटा हैक कर लिया है। लेकिन व्हाट्सएप का दावा फेल हो गया है दर्शकों। आपको बताता हूं कि आखिर ये डेटा लीक कैसे हुआ है और व्हाट्सएप के दावे कैसे फेल हो गए हैं। व्हाट्सएप की एक बड़ी गलती उजागर हुई है। यूनिवर्सिटी ऑफ वियना ने एक खुलासा किया दर्शकों। सिक्योरिटी पर रिसर्च करने वालों ने दावा किया कि व्हाट्सएप के करीब 350 करोड़ नंबर लीक हो गए हैं। 30 मिनट में 350 करोड़ अमेरिकी नंबर जुटाने का दावा किया गया है। हालांकि
नंबर जुटाने के बाद डेटा डिलीट कर दिया गया है। इसके बाद यह जानकारी आई है, व्हाट्सएप कंपनी मेटा को यह जानकारी दी गई। इसमें मेटा कंपनी की खामियां भी सामने आई हैं। हालांकि कंपनी ने डेटा सुरक्षित होने का दावा किया है, लेकिन अगर यह गलत हाथों में पड़ जाता तो दुनिया का सबसे बड़ा डेटा लीक साबित होगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि साइबर एक्सपर्ट इसे लेकर क्या कह रहे हैं, आपका डेटा कितना सुरक्षित है, सुनिए जरा। व्हाट्सएप का जो डेटा लीक हुआ है वो आज तक का सबसे बड़ा लीक माना जाएगा। आपको पास जो अगर व्हाट्सएप नंबर है तो आपको सावधान रहना पड़ेगा कि फिशिंग कॉल्स बढ़ेंगे, और फिशिंग कॉल्स अगर बढ़ते हैं तो समझिए कि आपका नंबर कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। तो आप आपका अबाउट अस में आपका जो कुछ अगर कुछ आपने संवेदनशील चीजें लिखी है तो आप चेंज कीजिए। आपका एक नया प्रोफाइल फोटो रख दीजिए ताकि ज्यादा प्रोफाइलिंग आपका ना हो। दर्शकों, आपको सावधान रहना चाहिए क्योंकि डेटा सुरक्षित नहीं है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आज के सूत्र की। इंसान को अपनी पहली सफलता के बाद आराम नहीं करना चाहिए, ये याद रखिए, क्योंकि अगर अगली बार हार गए तो लोग कहेंगे आपको पहली जीत किस्मत से मिल गई थी। इसका मतलब यह है कि आपको पहली जीत पर रुकना नहीं है, आगे बढ़ने की कोशिश जारी रखना है, जिससे साबित हो कि ये शक्ति है स्किल की। आपका लक यानी किस्मत नहीं, आपकी मेहनत है, आपके स्किल हैं, इसलिए आप आगे बढ़ते जा रहे हैं और सफलता को पा रहे हैं। बहरहाल भारत की बात है में इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH